हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मयंक सिंह। तो फाइनली ये वीडियो आ चुकी है, जिस वीडियो का आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। मेरा एक पर्सनल स्ट्रैटेजी है जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करते हुए आ रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। तो इस स्ट्रैटेजी के बारे में A to Z पॉइंट पे बात करूँगा। किस तरह से आपको ट्रेड करना है, किस तरह से आपको स्टॉप लॉस लगाना है, किस तरह से आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, कितना रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। और इस स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी अप्रॉक्स 80% है, लेकिन आप अगर इसको अच्छे से यूज़ करते हो, सही तरीके से यूज़ करते हो, तो इसको 90% एक्यूरेसी तक लेके जा सकते हो। तो मैं इस स्ट्रैटेजी को तो 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी मज़ा आता है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि इसमें स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहता है और टारगेट आप 1:2, 1:3 भी ले सकते हो। काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट टारगेट मिलता है। तो बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि यार स्कैल्पिंग होता क्या है। स्कैल्पिंग एक ऐसा तरीका है ट्रेडिंग का जिसमें अपन बहुत ही छोटे टाइम के लिए ट्रेड में रहते हैं और बहुत ही जल्दी क्विक प्रॉफिट कर लेते हैं या फिर तुरंत ही एग्जिट हो जाते हैं लॉस में, छोटे से लॉस में एग्जिट हो जाते हैं। इसको स्कैल्पिंग कहते हैं। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। उसमें होता है कि आप सुबह में ट्रेड लेते हो और ऑलमोस्ट 3 बजे के अराउंड तक आप अपने ट्रेड को होल्ड करते हो और उसके बाद उसको एग्जिट करते हो। तो अगर इंट्राडे करते हो तो उसमें क्या होता है नुकसान कि जितने भी रिटेलर्स होते हैं उनके पास कैपिटल कम होने की वजह से अगर आप इंट्राडे करोगे तो आप ऑप्शन बाई करोगे। ऑप्शन बाइंग में अगर गलती से भी मार्केट साइडवेज रहा, जैसा कि हमारा डेटा रहता है कि हमारा मार्केट ऑलमोस्ट 80 to 90% टाइम साइडवेज रहता है, बाकी बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है जो ट्रेंड होता है, ठीक है। तो उसमें पैसा बनता है, लेकिन वो जब ट्रेंड होगा तो आप उस ट्रेंड को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाते हो और आपका लॉसेस होता है इंट्राडे में। तो इंट्राडे उन लोगों के लिए जिसके पास ज़्यादा कैपिटल है, जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उनको अच्छा पैसा मिलता है। और स्कैल्पिंग में क्या होता है कि जितने भी रिटेलर्स होते हैं उनके पास कम पैसा होता है, तो वो स्कैल्पिंग करके रेगुलर बेसिस पे डेली पैसा कमा सकते हैं। तो अगर अभी आपके पास टाइम नहीं हो तो वीडियो को ऐसे जल्दीबाजी में मत देखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक करके छोड़ दो या फिर वॉच लेटर में ऐड कर दो, सो दैट आप बाद में अच्छे से कॉपी पेन के साथ देखना, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान से देखना और इस स्ट्रैटेजी को अपने लाइफ में अडॉप्ट करने का कोशिश करना, क्योंकि मेरा मानना है कि आपका बिल्कुल करियर चेंज हो सकता है अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करने के लिए सीख गए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस स्ट्रैटेजी में आपको 2 EMA लगाना है। सबसे पहले आपको क्लिक करना है इंडिकेटर पे और उसके बाद सर्च करना है EMA। इस तरह से सर्च होके आएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे आपको 2 बार क्लिक करना है तो ये यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा। इसका बाय डिफॉल्ट आपको लेंथ दिख रहा होगा 9, लेकिन एक का लेंथ आपको कर देना है 15। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों इस तरह से क्यों ज़्यादा यूजफुल होता है। तो आप अच्छे से ध्यान से देखो, बिना स्किप किए देखना, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपका ट्रेडिंग करियर चेंज हो सकता है। तो आप यहाँ पे ऐड कर लेना, एक का कलर भी चेंज कर दो। तो हमें पता चल रहा है 2 EMA अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे जो पास चल रहा है प्राइस के वो है 9 EMA और थोड़ा जो दूर है वो है 15 EMA। तो 9 EMA का मतलब हुआ कि 9 कैंडल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है ये, ठीक है। और 15 EMA है 15 कैंडल का मूविंग एवरेज लाइन है ये। तो जब आप इसको ऐड कर लोगे तो उसके बाद आपको किस तरह से यूज करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप इन दोनों EMA को यूज करके आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। पहले ये बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। जब भी EMA इस तरह से साइडवेज रहेगा, ठीक है, जब भी EMA फ्लैट रहेगा, आपको ट्रेड नहीं करना है। वहां पे आप स्कैल्पिंग करोगे तो बार बार आपका ऐसा हिट होगा। तो जब भी EMA का डायरेक्शन ऐसा होगा, ये 15 EMA रहेगा नीचे और 9 EMA रहेगा ऊपर, तो जब भी ऐसा रहेगा तो आप देखना एटलीस्ट इसका जो स्लोप होगा, जो ग्राउंड से ये जो डिग्री होता है ना, वो 30 डिग्री से एबव होना चाहिए। तभी आपका ट्रेंड पता चलता है कि हाँ ये बुल ट्रेंड में। और अगर डाउन साइड के लिए अगर EMA इस तरह से रहा, ठीक है, और मार्केट इस तरह से इधर ट्रेंड कर रहा होता है, तो इसका जो एंगल रहेगा वो 30 डिग्री, ये डाउन साइड के लिए मैं बता रहा हूँ, 30 डिग्री या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा अगर सिचुएशन आपको मिले तो आपको ये स्ट्रैटेजी को अच्छे से यूज़ करना है। अब मैं इसमें आपको बताता हूं कि स्ट्राइक प्राइस और किस तरह से आपका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए। जब भी आप स्कैल्पिंग करोगे तो हमेशा आपको इन द मनी में रहना है, ITM ऑप्शंस में रहना है, ठीक है। ATM में भी रह सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आपको ITM में रहेगा, इन द मनी में रहेगा। एट द मनी में भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन OTM बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। इसमें आप अगर स्कैल्पिंग करते हो आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो आपको या तो ATM में रहना है बहुत ज़्यादा, तो या फिर आपको बिल्कुल अच्छा प्रॉफिटेबल रहना है तो हमेशा ITM में रहना है। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि कितना ITM में रहना चाहिए या फिर कितना OTM में रहना चाहिए। सपोज कि ये 40,000 पे प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का, ठीक है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे एक सेटअप बन गया EMA पे, यहाँ पे आपको एंट्री कैंडल मिल रहा है। तो आपको इसमें किसका ऑप्शंस लेना चाहिए। सपोज कि यहाँ पे 40,100 चल रहा था, तो आपको हमेशा क्या करना है कि अगर आपको कॉल बाय करना है तो 40,000 का यहाँ से 100 पॉइंट नीचे का स्ट्राइक प्राइस
सेलेक्ट कर लेना है कोई भी। तो यहाँ पे 40,000 का कॉल ऑप्शन आप यहाँ पे स्कैल्पिंग में बाय कर सकते हो और आपका जो एसएल रहेगा वो नीचे रहेगा। इस पर डिटेल में बात करूँगा कौन से कैंडल पे आपको एंट्री करना चाहिए, कौन से कैंडल पे एग्जिट करना चाहिए, कितना प्रॉफिट टारगेट तक आप वेट कर सकते हो, कब आपको ज़्यादा प्रॉफिट टारगेट तक वेट करना चाहिए, कब आपको छोटे टारगेट पे निकल जाना चाहिए। ठीक है, सब कुछ कवर करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना, स्किप मत करना वीडियो का एक भी पार्ट, नहीं तो आप वीडियो से कुछ सीख नहीं पाओगे। तो ये हमारा क्राइटेरिया हुआ, हमेशा आपको आईटीएम में रहना है। ठीक है, इससे बाहर निकलोगे आपका पैसा नहीं बनेगा ज़्यादा। ठीक है, एटीएम में फिर भी चलेगा। ऐसा मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि क्योंकि एटीएम का जो डेल्टा होता है 0.5 होता है और आईटीएम का 0.5 से 0.6 इस तरह से रहता है। तो इसमें जैसे सपोज कि अगर 100 पॉइंट मूव किया ना बैंक निफ्टी, तो आपका जो एटीएम का जो ऑप्शंस होगा वो 50 पॉइंट मूव करेगा। लेकिन 0.6 वाला जो रहेगा आईटीएम वाला, वो अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव किया तो आपको 60 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिल जाएगा ऑप्शंस में। तो इस वजह से हम हमेशा आईटीएम में रहते हैं। एटीएम या ओटीएम थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन सस्ता में नहीं आपको काम करना है। और इस स्ट्रेटजी में आपको एक और बात बता देता हूँ कि इसमें कम से कम आपके पास जो कैपिटल होना चाहिए वो 25 to 30 के होना चाहिए। अदरवाइज इसमें आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा और आप अच्छे से प्रॉफिट के लिए वेट नहीं कर पाओगे। बार बार आपका एसएल हिट होगा, आपका अकाउंट धीरे धीरे कम जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखना। कम से कम आपके पास 25 से 30 हज़ार होगा तो आप अच्छे से इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा क्राइटेरिया था, किस तरह से आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट और एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए। इस स्ट्रेटजी का सबसे खास पॉइंट जो होता है ना, कि इसमें हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है। जैसे सपोज हमने बाय पे एंटर किया, ठीक है, अगर इस कैंडल पे बाय पे एंटर किया तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो जस्ट इस कैंडल के लो का रहता है। तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है, अपन ज़्यादा देर इस ट्रेड में रहते नहीं है, या फिर ये छोटा सा एसएल ले लेते हैं या फिर हम दुगना प्रॉफिट इसमें ले लेते हैं, ऐसा होता है। इस तरह से ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी काम करता है। तो इस वजह से ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कि एक ट्रेडर कितना ज़्यादा हेल्थ इश्यूज फेस करता है, हमेशा माइंड साइकोलॉजी डिस्टर्ब रहता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है। इस वजह से ये स्कैल्पिंग में ना ज़्यादा देर अगर आप ट्रेड में नहीं रहते हो तो ये दोनों समस्या से आप बच जाओगे। तो अब मैं बताता हूँ कि इसका एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखना। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि जब भी आपको बाइंग ट्रेड दिख रहा होता है तो आपको कौन से कैंडल में एंट्री करना चाहिए, कौन से कैंडल को अवॉइड करना चाहिए। आपको मैं 3 कैंडल बताता हूँ जब भी बाइंग के लिए होगा, तो किस तरह का कैंडल पे आपको एंटर करना है। जब भी आपका इस तरह का कैंडल आपको दिखे, ठीक है, इस तरह का कैंडल दिखे, बिल्कुल पिन बार कैंडल या फिर फुल बॉडी कैंडल, नीचे से हल्का वीक होना चाहिए, या फिर बिग बार कैंडल, ठीक है, ये 3 कैंडल जब भी आपको दिखे ईएमए पे या फिर ईएमए को नीचे से क्रॉस करता हुआ और ईएमए का डायरेक्शन इस तरह से ऊपर की तरफ रहेगा, तो आपको इस कैंडल पे हाई पे एंटर करना है, यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे एंटर करना है। जब भी इस कैंडल के हाई पे बाय करोगे तो उस कैंडल के लो का एसएल रख के आपको ट्रेड करना है। आप देखोगे कि जैसे ही आप एंटर करोगे मोमेंटम में आपको अच्छा टारगेट देगा या फिर आपका एसएल हिट कर देगा। तो ये 3 कैंडल आपको ध्यान में रखना। मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ ये तीनों कैंडल को, ताकि आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर सको। तो देखो, सबसे पहला जो कैंडल रहेगा वो रहेगा हमारा ये पिन बार कैंडल। आप देखो इस कैंडल को देखो, कितना अच्छा पिन बार कैंडल है। दूसरा कैंडल आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल हो गया बिग बॉडी कैंडल, ठीक है, मतलब नीचे से थोड़ा सा विक्स है, मतलब अच्छा बुलिश कैंडल इसको माना जाता है। ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी है क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ कर रहा है। और थर्ड कैंडल आपको दिखाता हूँ, तो ये होता है हमारे लिए थर्ड एंट्री कैंडल, अच्छा बड़ा बॉडी बना हुआ है। तो इस कैंडल पे आपको एंटर करना है। 3 एंट्री कैंडल बाइंग के लिए मैंने बता दिया। सेलिंग के लिए जस्ट इसका अपोजिट 3 कैंडल आपको फाइंड आउट करना है, बिल्कुल 3 अपोजिट कैंडल। तो बाइंग के लिए ये 3 कैंडल आपको देखना है। और मैं बताता हूँ आपको अब एंट्री और आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अगर आप अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किए हो, कुछ महीने हुए हैं आपको ट्रेडिंग करते हुए, तो आपको चार्ट सेलेक्ट करना है 5 मिनट का। जैसे जैसे आप इसमें एक्सपर्ट होना उस तरह से आप टाइम को रिड्यूस कर देना। तो सबसे पहले आप देखोगे अभी ईएमए बिल्कुल फ्लैट है, और उसके बाद जैसे ही चार्ट आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊँगा, देखोगे धीरे धीरे ये कैंडल, ये चार्ट का डायरेक्शन पूरा मुड़ चुका है और ये ट्रेंडिंग होता हुआ दिख रहा है आपको। तो जैसे ही ये ट्रेंडिंग हो जाएगा आपको ये दिख रहा है कि ये 30 डिग्री से ज़्यादा यहाँ का स्लोप बना रहा है यहाँ से। अभी आपको ये स्कैल्पिंग को यूज़ करना है क्योंकि अपन ऑप्शन बायर हैं, तो हमें मोमेंटम चाहिए होता है। मोमेंटम आपको तभी मिलेगा जब आपका ईएमए इस तरह का डायरेक्शन पकड़ लेगा। तो जैसे ही आपको इस तरह का बुलिश कैंडल ईएमए पे बनता हुआ दिखे टच करके, आप इस कैंडल के क्लोजिंग पे ही एंटर कर जाना। इस तरह से लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बना लेना, और कैंडल लो का एसएल रहेगा आपका और 1:2 का आपका टारगेट होगा। तो 1:2 का टारगेट इस तरह से आप बनाना, और उसके बाद आप देखना ये आपको काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम में आपको
टारगेट देगा, ठीक है। तो ये काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम आता है और आपके डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि आप देखोगे जहाँ से आपने एंटर किया कभी भी आपके प्राइस से नीचे नहीं आया। तो इस तरह से हमें बाइंग ट्रेड में देखना चाहिए। ये पहला सिनारियो था। दिखाता हूँ सेकंड कैंडल आपको किस तरह से आप एंटर करते हो। सेकंड एंट्री कैंडल देखो, आप अभी देखोगे EMA ट्रेंडिंग था, साइडवेज हुआ है, फिर से यहाँ से ये देखोगे, यहाँ से जैसे ही मोमेंटम आना शुरू हुआ, ठीक है, ये देखोगे EMA का डायरेक्शन बदलता हुआ दिख रहा है, फिर से ये अपने ओरिजिनल ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद ये एक पुल बैक आ रहा है। तो पुल बैक आएगा और EMA पे जैसे ही एक बुलिश कैंडल दिखेगा, ये देखोगे ये बड़ा सा बुलिश कैंडल ये जब बना था, आपको इस पर एंट्री करना है। इस तरह के कैंडल पे आपको एंट्री करना है, और इसमें भी आपका जो एंट्री के बाद आपका स्टॉप लॉस होगा वो कैंडल लो का होगा, और इसमें भी आपको 1:2 का टारगेट बनाना है। उसके बाद देखोगे कि ये आपका 1 गो में आपका टारगेट हिट कर देगा। तो हमारा ये दूसरा एंट्री कैंडल था। तीसरा एंट्री कैंडल आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे हमारा EMA अप ट्रेंड में है, और उसके बाद ये नीचे क्रॉस कर रहा है कैंडल, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो और बुलिश कैंडल बनाएगा, तीसरा जो कैंडल है हमारा एंट्री कैंडल, अगर वो यहाँ पे बनता दिखेगा तो अपन उस पर एंटर कर जाएंगे। तो आप देखोगे ये नीचे क्रॉस किया, लेकिन ये कैंडल देखो नीचे से EMA को क्रॉस करके, दोनों EMA को क्रॉस करके एक अच्छा सा बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये हमारा तीसरा एंट्री क्राइटेरिया होता है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि EMA को टच करके ही ऐसा कैंडल बनाएगा। अगर EMA को नीचे से क्रॉस करके भी इस तरह का कैंडल बनता है, आपको यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में एंटर करना है, और इसके बाद यहाँ पे एंटर करोगे 1:2 का आपका टारगेट होगा, और इस तरह से नीचे रखोगे स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट रखोगे, और इसमें भी आपका देखोगे 1 गो में आपका टारगेट हिट हो जाएगा। इस तरह से आपको हमेशा ट्रेड लेना है, हमेशा अपने सिस्टम पे बिलीव रखना है, तभी आप अच्छा ट्रेडर बनोगे। छोटे छोटे रिस्क लेते रहो। सबसे ज़्यादा हमारा दिक्कत ये होता है ना कि हम इंट्राडे में बहुत बड़े बड़े लॉसेज ले लेते हैं, वो रिकवर नहीं हो पाता। इस स्ट्रेटजी में सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो काफ़ी छोटा होता है। वो अगर 2-3 बार हिट भी हो जाता है तो 1-2 ट्रेड में ही वो हमारा मैनेज हो जाता है। तो इस स्ट्रेटजी का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। तो इस स्ट्रेटजी को आप बिल्कुल अच्छे से भरोसे के साथ यूज़ कर सकते हो, और सेलिंग के लिए जस्ट इसके अपोजिट कर देना। जैसा भी हमने यहाँ पे बताया था, वो सेलिंग का भी 1-2 ट्रेड आपको करके दिखा देता हूँ, सो दैट आप अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे, आपको कहाँ पे एंटर करना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जो कि इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होगा वो वही पॉइंट होगा। तो उसको आप अच्छे से देखना। तो सबसे पहले मैं आपको सेलिंग का 3 पॉइंट दिखा देता हूँ, कहाँ कहाँ आपको सेलिंग करनी है। सेलिंग में आपको दिखेगा EMA नीचे की तरफ डायरेक्शन रहेगा, और ये प्लेन से इसका 30 डिग्री रहेगा, तभी आप मानना कि ये सेलिंग ट्रेड में। देखोगे यहाँ पे भी एंट्री मिला था। मैं आपको आगे दिखाता हूँ किस तरह से आपका एंट्री यहाँ पे मिलेगा। काफ़ी अच्छा मार्केट हमें बेयरिश दिख रहा है, तो हमें कैसे एंट्री इसमें फाइंड आउट करना है। जैसे ही देखोगे यहाँ पे ये कैंडल ऊपर से क्रॉस किया है, ऊपर हमारा ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, और ये थोड़ा देर साइडवेज रह के EMA बुलिश कैंडल बनाया था, लेकिन ये पूरा रिजेक्शन लेके नीचे चला आया और हमारे EMA को डाउन मोमेंटम दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखोगे EMA का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो चुका, और यहाँ पे EMA का जो स्लोप है वो 30 डिग्री से ज़्यादा हो गया। जैसे ये कैंडल बना था, ये काफ़ी अच्छा बेरिश कैंडल होता है, आपको इस कैंडल पे एंट्री करना था, शॉर्ट सेल, और इसके ऊपर का आपका SL होगा इस कैंडल का, और इसमें 1:2 का आपको टारगेट बनेगा, ठीक है। 1:2 का टारगेट बना के आप इस ट्रेड में एंटर होगे। आप देखोगे कि हमारा 1 गो में हमारा टारगेट हिट हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से आपको ट्रेड में एंटर करना है। और जो दूसरा कैंडल हमारा एंट्री क्राइटेरिया होता था सेलिंग का, वो है ये कैंडल। आप देख सकते हो, अगर आपने यहाँ पे एंटर किया था तो इस कैंडल में जब आपको यहाँ पे मिल रहा था तो आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते थे, डोंट वरी। आपको बस एक भी रिवर्सल कैंडल का वेट नहीं करना है, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। अगर इतना बड़ा रेड कैंडल अगर ग्रीन में कन्वर्ट होता हुआ दिखे तो आपको वहाँ से निकलना चाहिए, फिर आपको दोबारा एंट्री कर लेना चाहिए था। जैसे आप इसमें एग्जिट करते और आपका जो दूसरा एंट्री होता ये रिटेस्ट किया और फिर से EMA को टच करके ये बेरिश कैंडल बना था, आपका फिर से यहाँ पे एंट्री बन जाता सेलिंग ट्रेड का। यहाँ पे आप शॉर्ट करते, कैंडल हाई का SL रहता आपका, और 1:2 का आपका टारगेट बन जाता, आप इसमें ट्रेड में एंटर कर सकते थे। तो इस तरह से आपको मोमेंटम में काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल जाता, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रेड मिलता है। इसको अच्छे से बैक टेस्ट करना, मैं तो काफ़ी टाइम से बैक टेस्ट करते हुए आ रहा हूँ, मैं काफ़ी ट्रेड भी इस पर करता हूँ, लाइव मार्केट में आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ। ये स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा काम करती है। आप इसको अगर अच्छे से यूज़ करोगे तो 90% एक्यूरेसी तक भी लेके जा सकते हो, क्योंकि अपन इस स्ट्रेटजी को ट्रेंड में ट्रेड करते हैं, ठीक है। कभी भी साइडवेज मार्केट में इस स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करते हैं, इस जगह पे ऐसे जगह पे यूज़ नहीं करते। हम हमेशा ऐसे जगह पे यूज़ करते हैं, ऐसे जगह पे यूज़ करते हैं
ताकि हमारा जो विनिंग प्रोबेबिलिटी हो वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो। ऐसे जगह पे यूज़ करते हैं। देखोगे यहाँ पे भी बना, सेलिंग आया, कितना मोमेंटम कैंडल यहाँ पे बनता हुआ दिखाता। तो आप जाके बैक टेस्ट करना इस स्ट्रेटजी को। मैं तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। आपको 10 में से मिनिमम 8 बार 7 बार इसमें बहुत अच्छा टारगेट देगा, बड़ा बड़ा टारगेट देगा। एक एक कैंडल में आपको अच्छा टारगेट दे के चला जाएगा। तो अब जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात है इस स्ट्रेटजी में, जो कि आपको ध्यान में रखना है, वो है कि आप कभी भी इस स्ट्रेटजी को निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, हमेशा दोनों को अलग अलग यूज़ नहीं कर सकते। जब भी आप स्कैल्पिंग करना तो साइड बाय साइड आपके पास 2 स्क्रीन होना चाहिए इस तरह का। आप इस तरह से दोनों स्क्रीन को लगा के रखना और दोनों में एक तरफ बैंक निफ्टी होना चाहिए और एक तरफ निफ्टी होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या अवॉइड करना है ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप अगर सिंगल चार्ट पे यूज़ करोगे ना, सिर्फ अगर निफ्टी को यूज़ करते हो, बैंक निफ्टी को इग्नोर कर देते हो, तो आपका कहीं ना कहीं एक्यूरेसी थोड़ा सा कम जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ मिला के यूज़ करोगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी को, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगे। मैं बताता हूँ कि इसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी को किस तरह से यूज़ करना है। सपोज़ कि आपने यहाँ पे, सपोज़ कि आपको इस जगह पे सेलिंग ट्रेड निफ्टी में मिल रहा है, यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी कहीं सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा इधर इस जगह से, तो आपका ये सेलिंग ट्रेड नहीं चलेगा। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि लेवल्स हमेशा ज़्यादा काम करते हैं, ना कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट पे ट्रेड करता हुआ रहेगा, कभी भी यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा देगा, तो ये जो निफ्टी होगा ये इतना तेज़ी से फॉल करेगा नहीं। तो आपको सेलिंग में अवॉइड करना है क्या, कि बैंक निफ्टी हमारा, अगर बैंक निफ्टी में करते हो तो आप जस्ट उल्टा करना, अगर निफ्टी में करते हो तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि निफ्टी में करते हो तो कभी भी अगर सेलिंग ट्रेड आपको निफ्टी में मिल रहा है, तो बैंक निफ्टी में कभी भी बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पे ट्रेड करता हुआ ना रहे। हमेशा सपोर्ट पे से ऊपर रहेगा या अपने रेजिस्टेंस से फॉल करता हुआ दिखेगा। उस जगह पे आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगा वो मोर देन 90% होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं लाइव मार्केट में बहुत बार, कई बार करके दिखाया हूँ, तो आप भी इसको अच्छे से करके देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। अगर आप बाइंग का ट्रेड, सपोज़ कि स्कैल्पिंग में आपको बाइंग का यहाँ पे कैंडल मिल गया, आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हो कैंडल लो का एसएल रख के, लेकिन अगर वहीं पे बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पॉइंट से रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा, ठीक है, तो आप दोनों कंट्राडिक्ट हो रहा है कि इसमें निफ्टी में बाइंग आ रहा है और बैंक निफ्टी में सेलिंग आ रहा है। आप ऐसे जगह पे कभी भी ट्रेड मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ही, मतलब लेस देन 40 to 30% आ जाएगा, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा विनिंग प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो ऐसे में आपको काम नहीं करना है। आपको जब भी देखना है कि अगर बाइंग ट्रेड मिल रहा है हमें, तो बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट लेवल से बाइंग आता हुआ दिखना चाहिए बैंक निफ्टी में, तभी आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगे और आपका साइकोलॉजी ज़्यादा अच्छा होगा और आपका जो टारगेट हिट होगा वो ज़्यादा टाइम हिट होगा और स्टॉप लॉसेस कम हिट होंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कुछ क्राइटेरिया था जिसको आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। तो आप अच्छे से जाओ, बैक टेस्ट करो इस स्ट्रेटजी का, आप बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करना अपने लाइफ में। अगर कुछ भी डाउट है इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछो, मैं आपको अच्छे से जवाब दूंगा, ठीक है। अगर कुछ रह गया तो मैं लाइव मार्केट में फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर कुछ भी पॉइंट मेरे से मिस हुआ तो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी को दोनों एक साथ यूज़ करना है, सो दैट हमारा एक भी गलत ट्रेड में एंट्री ना बने, ठीक है। तो यही था हमारा स्ट्रेटजी। आप अच्छे से इसको यूज़ करना, स्कैल्पिंग करना। आप रिटेलर्स हो तो आप इसमें स्कैल्पिंग करके आप कैपिटल को काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हो और आप अच्छा पैसा बना सकते हो इसमें। तो चलिए वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। जो भी लॉसेस कर रहे हैं आपके दोस्त, ठीक है, उनके पास शेयर करो वीडियो को, उनको बोलो देखने के लिए। अच्छे से अगर वो देखेंगे और अपने अंदर अडॉप्ट कर लिए तो वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है, ये मेरा गारंटी है। आप अच्छे से देखो वीडियो को और लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से चैनल को। लो बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।